सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा की, क्योंकि अभी लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो अलग अलग फाइलम हैं उनके क्या स्पेशल फीचर हैं, या जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन के लिए किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है जिससे कि क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो उसी क्रम में आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फाइलम पोरीफेरा की। पोरीफेरा से संबंधित एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि किसी भी फाइलम को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसी पोरीफेरा से रिलेटेड है कि पोरीफेरा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पोरी, जिसका मीनिंग होता है पोरस, दूसरा होता है फेरा। फेरा का मीनिंग होता है टू बियर, यानी कि धारण करना। ठीक है, तो पोरस मतलब क्या हुआ, छिद्रित या छेद वाला, छिद्रित या छेद वाला, और टू बियर मतलब धारण करना। तो ऐसे एग्जाम्पल होंगे इस फाइलम के अंतर्गत जिनकी बॉडी पोरस होगी, जिनकी बॉडी छिद्रित होगी। कुछ जैसे साइकन वगैरह हमने देखा है, बाथ स्पंज वगैरह देखा है, बाकी आगे उनके बारे में डिटेल करेंगे। तो आज के सेशन में हम सिर्फ स्पेशल फीचर पढ़ रहे हैं जो फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड है, और इससे हम उस एनिमल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कि इस फाइलम से बिलोंग करता है। रही बात कुछ चीज़ें बड़ी बेसिक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें समझने में सुविधा रहेगी। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा का जो वर्गीक नाम दिया गया है वो किसने दिया था, ये नाम दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने। ये नाम दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने। तो ये एक एडिटरी क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। रॉबर्ट ग्रांट ने जब इस तरीके के एनिमल्स की स्टडी की तो उसने ये देखा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनकी बॉडी पोरस है, यानी कि छेद बने हुए हैं, और जिसमें से वाटर स्ट्रीम आती है या वाटर करंट आता है और एक मेन ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पोरस बॉडी है, इट मीन्स पोरीफेरा। तो उन्होंने ये नाम यहाँ पर सजेस्ट किया, पोरीफेरा। रही बात स्पेशल फीचर, जो हम कह रहे लास्ट सेशन में हमने पढ़े थे कि जो पोरीफेरा है उनकी विशेषता होती है ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि द्विकोरकी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरकी, दो कोरक उसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो जितने भी पोरीफर्स होंगे, जितने भी इसके एग्जाम्पल होंगे ऐसे होंगे। फिर हमने सिमेट्री के बेस पर पढ़ा था, तो कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो एसिमेट्रिक होंगे और कुछ ऐसे एनिमल होंगे जिनमें सिमेट्री रेडियल प्रकार की होगी, यानी कि अरीय सममिति होंगी। या तो ये एनिमल कैसे होंगे, ये एग्जाम्पल्स जो भी इसमें रहेंगे वो कैसे होंगे, असममित होंगे, नहीं तो उनमें क्या मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी, अरीय सममिति उसमें मिलेगी। कहाँ पर मिलेंगे, ये मिलेंगे मैराइन में। ऐसे एनिमल हैं जो कहाँ रहते हैं, मैराइन में रहते हैं। ठीक, कहाँ पर इनका वास है उससे मतलब है, जब भी हम किसी एनिमल के बारे में या फाइलम के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसका एक जनरल हैबिटेट के बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि उस फाइलम से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ मिलेंगे। तो ये मैराइन है। और जब एक मैच्योर फेज़ आ जाती है तो उस मैच्योर फेज़ में ये सब स्ट्रेट यानी किसी आधार से चिपके रहते हैं, उससे अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, सब स्ट्रेट से अटैच्ड रहेंगे ये। जैसे एक ये वाला आप देखिए, जैसे माना मैं एक साइकन का बना रही हूँ, ये बॉडी कैसी होगी, पोरस होगी, सिलेंड्रिकल होगी, और छोटे छोटे ये छेद जिसको बॉडी पर रहेंगे, जिसकी वजह से इनको कहा जा रहा है पोरीफेरा। और ये है सबस्ट्रेट, यानी कि एक आधार। ठीक है, जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये किससे अटैच हो जाएंगे, एक सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएंगे। हमने ये छोटे छोटे पोर्स जो हैं इनको कहा जाता है ऑस्टिया, और ये एक ऊपर जो ओपनिंग होती है ये होती है ऑस्कुलम। ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा,
ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ये जो पतले आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये उसकी झालर जैसी, ऑस्कुलम की झालर जैसी कह सकते हैं, एक संरचना है। उस तरीके की यहाँ संरचना पाई जाती है। बॉडी के जो मिलने वाले दो मेन पोर हैं वो यही हैं। छोटे छोटे जो पूरी बॉडी पर मिलेंगे पोर वो होंगे ऑस्टिया, और मेन ओपनिंग जो होगी वो होगी ऑस्कुलम। ठीक हो गया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हमने पढ़ा था कैसा होगा। यहाँ पर जो पॉरीफेरा होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सेलुलर, यानी कि कोशिकीय संगठन शरीर का पाया जाता है। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था स्पंजोसील के बारे में, यानी कि जो गुहा है, वो कैविटी है, वो प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो इनमें स्पंजोसील प्रेजेंट होती है। स्पंजोसील, स्पंज गुहा जिसको बोला जाता है, स्पंजोसील। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्पंज गुहा। अब जो स्पंजोसील है, स्पंजोसील में ही एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कीप कोशिकाएं कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉइनोसाइट्स, CYTES, कॉइनोसाइट्स। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछा जाता है कि जो भी आपके फाइलम के कुछ नाम दिए हुए होंगे उन नाम में से पहचानना पड़ेगा कि कॉइनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं किस फाइलम से बिलोंग करती हैं या किस फाइलम के एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो स्पंजोसील की जो इनर लेयर यहाँ पर बनी हुई होती है, मैं एक रफ थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आगे डिटेल है तो वहाँ पर डिटेल करेंगे। इस तरीके की सेल्स होती हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ऐसे कीप जैसी ये संरचनाएं होती हैं ऐसी। तो ये अंदर वाली लेयर पर अटैच्ड रहती हैं, ये अंदर वाली लेयर का निर्माण करती हैं और कीप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और इसलिए इनको बोला जाता है कॉइनो। अभी ऐसे होगा तो यहाँ पर भी ये कैसी होंगी, इसी तरीके की सेल्स डेवलप होंगी ये। ठीक हो गया। तो ये हैं हमारी कॉइनोसाइट्स जो इसमें पाई जाएंगी। ठीक, तो इनर लेयर जो बनी हुई होगी जिन सेल्स की वो ये होंगी। स्केलेटन कैसा होगा, ये बॉडी हमें दिखाई दे रही है। जो भी एग्जांपल हमने लिया है, जैसे मैंने साइकन का ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो बॉडी कैसी होगी, छोटे छोटे स्पाइकल्स बने हुए होंगे, यानी कि कंटिकाएं होंगी। स्पाइकल्स जिन्हें बोला जाता है हिंदी में, जिन्हें बोला जाता है कंटिकाएं। तो छोटी छोटी कंटिकाएं जैसी होंगी, छोटे छोटे स्पाइक्स जैसे होंगे, छोटे छोटे कांटे जिनको आप कह सकते हैं। और रही बात इनके अंदर किस तरीके के ऑर्गन की प्रेजेंस होगी, बॉडी एक्चुअली जो इंटरनल सिस्टम होते हैं बॉडी के, वो इसमें परफेक्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे इसमें माउथ की एब्सेंसी होती है, जैसे इसमें इंटेस्टाइन नहीं होता है। जितने पॉरीफेरा होते हैं इनके कॉमन फीचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज हम। तो इनमें क्या होगी, इंटेस्टाइन नहीं होगी और इनमें माउथ भी नहीं होता है, यानी कि मुख की भी अनुपस्थिति इनमें पाई जाती है। अब डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ये ब्लैंक हो जाएगा यहाँ से। इंट्रासेलुलर जिसे बोला जाता है अंतःकोशिकीय, इंट्रासेलुलर। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। एब्सेंसी होगी किसकी, एब्सेंसी होगी, पूरा ही लिखती हूँ, एब्सेंट क्या क्या होगा, माउथ नहीं होगा, इंटेस्टाइन नहीं होगी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र जिसको हम कहते हैं। डाइजेशन सिस्टम नहीं होगा। डाइजेशन हमने अभी पढ़ा इंट्रासेलुलर है, ओके। तो डाइजेशन के लिए प्रॉपर जो सिस्टम ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर उस तरीके का एक डिफरेंट टाइप का फीचर नहीं होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा यहाँ पर, और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, मतलब ऐसे स्पेशल ऑर्गन नहीं होंगे जो इस तरीके के सिस्टम में पार्टिसिपेशन कर रहे हों। बॉडी कैविटी जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम की भी यहाँ पर
अनुपस्थिति होगी। अब देखिए मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर कि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा। यहाँ आप इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि टोटल एब्सेंसी होगी, टोटल एब्सेंसी तो हो ही नहीं सकती है, इसीलिए उसमें शुरुआत में ही लिख दिया मैंने कि डाइजेशन, मोड ऑफ डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेल्युलर होगा। तो आप चाहें तो इसको मत लिखिएगा क्योंकि इससे आपको कहीं एक कन्फ्यूज़न हो जाए। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ना होने का मतलब मेरा ये था कि जो प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं कि जो हमारी ईसोफेगस है, फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन, स्टमक, बहुत सारे ऑर्गन से पार्टिसिपेशन करते हैं, तब एक प्रॉपर तरीके से डाइजेशन प्रोसेस फॉलो होता है। क्लियर? तो यहाँ पर वो प्रोसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन का पार्टिसिपेशन नहीं होता। रही बात, यहाँ पर एक तरीके का सिस्टम मिलता है जिसे बोला जाता है कैनाल सिस्टम। ठीक है, कैनाल सिस्टम होगा, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब मैं बताती हूँ आपको कैनाल सिस्टम क्या होता है। कैनाल सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, हिंदी में जिसे बोला जाता है नाल तंत्र, मैं इसको इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा, हिंदी में जिसको बोला जाता है नाल तंत्र। नाल तंत्र का मतलब ये होता है, आप देखिए ऐसे समझिए, हमने कहा कि मेराइन है, ठीक है, कहाँ है, जो इसकी प्रेजेंस होगी वो मेराइन होगी। क्लियर हो गया? अब चूंकि ये सर्वाइवल करता है, रिप्रोडक्शन हो है ही, अभी पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेशल फीचर इसके क्या हैं। तो बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स हैं, हमने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है इसका, तो नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो किस तरीके से डाइजेशन होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और फूड जो हम लेते हैं उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब वो फूड से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा फूड जो है, जो वेस्ट फूड है, उसका बॉडी से एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो ये एक मेन क्वेश्चन अराइज होता है। तो उसी को हम कह रहे हैं कि जो एक कैनाल सिस्टम है, कैनाल सिस्टम में क्या होगा कि जो वाटर स्ट्रीम है, जल की धारा है, वाटर करंट कह सकते हैं, वाटर स्ट्रीम कह सकते हैं, तो वो जो वाटर करंट है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट से मत लीजिएगा, पता चला आप बिजली के झटके की बात करें तो बिजली के झटके की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विद्युत धारा की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जल की धारा की। तो जल धारा यानी कि जब वाटर स्ट्रीम कहाँ एंटर करेगी, क्योंकि चारों ओर वाटर ही वाटर है, कहाँ एंटर करेगी, छोटे छोटे ऑस्टिया हैं जो, इन ऑस्टिया से इसके अंदर जाएगी। मैं यहाँ पर एक जो लाइन डायग्राम है वो मेंशन करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये है वाटर करंट, ठीक है, वाटर करंट कहाँ गया, ऑस्टिया में। ऑस्टिया क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं। अब जब इससे यहाँ से भी पानी अंदर चला गया, यहाँ भी चला गया, सब जगह से ये क्या हो रहा है, पानी अंदर चले जा रहा है। अंदर जाने के बाद अंदर एक कैविटी है, इस तरीके का इस तरीके का है ये, ठीक है। तो अंदर जाने के बाद इस तरीके की क्या है, अभी हमने कहा स्पंजोसील इसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पर कीप कोशिकाएं हैं, इस तरीके से ये कीप कोशिकाएं लगी हुई हैं, कोइनोसाइट्स जिनको बोल रहे हैं। अब सारे का सारा वाटर क्या हुआ, यहाँ आया ऑस्टिया से। वाटर अंदर सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन के बाद वाटर कहाँ चला जाता है, ऑस्कुलम की साइड चला जाता है, यानी कि ये कहाँ जाता है, यहाँ चला जाएगा। ऑस्टिया से वाटर कहाँ गया, वैसे तो प्रॉपर यहाँ पर लिख दूँ मैं स्पंजोसील, ठीक है, स्पंजोसील में गया, स्पंज गुहा जिसे हिंदी में बोलते हैं। स्पंजोसील से वो कहाँ चला गया, ऑस्कुलम, ठीक, ऑस्कुलम में गया, और ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा, आउट साइड लिख दे रही हूँ मैं, ये आउट बॉडी जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा, शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब जब ऑस्टिया से वाटर करंट गया, उसके साथ ऑक्सीजन भी गई, उसके साथ फूड पार्टिकल्स भी गए। तो यहाँ इन छिद्रों से स्पंजोसील में फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन दोनों जाने के बाद अंदर एक इंटरमिक्सिंग होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, हमने सांस ली तो सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं आती, लेकिन मेजॉरिटी ऑक्सीजन की होती है। बॉडी के अंदर क्या गई, ऑक्सीजन गई। ऑक्सीजन के जाने के बाद
इंटरनल गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसीय विनिमय होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन कोशिकाओं के द्वारा सोख ली गई और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके बदले में बाहर आ गई। तो यहाँ पर भी यही हुआ, ऑस्ट्रिया से जो वाटर गया उसमें ऑक्सीजन भी थी और उसके साथ फूड भी गया। फूड का यहाँ पर डाइजेशन हो गया, जितने उसमें से न्यूट्रिएंट्स थे, जितने उसमें से फूड ऐसा था जो यूज़ हो सकता था इसके द्वारा, उसने उसको यूज़ किया। अब ऑक्सीजन क्या हुआ, सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली, उसके बाद इंटरमिक्सिंग हुई, एक्सचेंज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ फूड के वेस्ट पार्ट के साथ ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ गई। ठीक है, फिर वही हुआ, वाटर से क्या हुआ, फूड और ऑक्सीजन आई, स्पंजोसील में गई, यूज़ हुआ, एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले गई और वेस्ट फूड पार्टिकल ऑस्कुलम से बाहर चला गया। पॉरीफेरा की एक और विशेषता होती है कि इनमें रीजेनरेशन होता है, यानी कि पुनर्जनन की एक क्षमता होती है जिसमें बॉडी अपने आप रीजेनरेट हो जाती है। तो ये एक और स्पेशल फीचर है पॉरीफेरा का। आगे बड़ी बात होती है, यहाँ पर उसके सर्वाइवल को पढ़ लिया, वो कहाँ रहता है वो भी पढ़ लिया, कौन से ऑर्गन बॉडी में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन बॉडी में एब्सेंट है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब बात बचती है यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, यानी कि किस तरीके से वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शनल में भी होता है, नहीं तो वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन रखा जाता है। तो बात करते हैं फिलहाल पॉरीफेरा में किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होगा। अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा, अगर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, अलैंगिक होगा, तो उसके लिए होते हैं जेम्यूल। ठीक है, विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ब्रायोफाइटा जब हमने पढ़ा था तो उस समय हमने इसको पढ़ा था। तो यहाँ क्या होते हैं, जेम्यूल। रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअल टाइप का होगा, देखिए ये क्या होते हैं, इसमें एक तो स्पेशलिटी ये होती है, ये उभयलिंगी होते हैं, यानी जो मेल और फीमेल सेक्सेस होते हैं वो एक ही एनिमल में, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवा का वही फ्यूज़न होगा, और इसीलिए जब ये उभयलिंगी हैं, एक ही में दोनों तरीके का स्पर्म फॉर्मेशन भी हो रही है और एग फॉर्मेशन भी हो रही है, तो इंग्लिश में इनको बोला जाता है मोनोसियस। ठीक है, उभयलिंगी मतलब दोनों लिंगों की एक ही बॉडी में उपस्थिति होना। ठीक है, अब गोनेड्स एब्सेंट होंगे। क्लियर हो गया। अब रिप्रोडक्शन हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, आंतरिक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। दो तरीके का फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो पोरीफेरा में जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा आंतरिक, यानी कि इंटरनल। अब फर्टिलाइजेशन भी हो गया, बात करें परिवर्धन की, यानी कि डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट भी दो तरीके का होगा, एक होगा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा में पाया जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि अप्रत्यक्ष परिवर्धन मिलेगा। ठीक है, इसमें लार्वल स्टेज आएगी। लार्वा स्टेज जो होगी वो फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। फ्री स्विमिंग लार्वा जो है उसका नाम है या तो एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइम्यूला। एम्फीब्लास्टुला और ब्लास्टुला और इंग्लिश पैरेन्काइम्यूला। ठीक है, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइम्यूला। दो तरीके के लार्वा, एम्फीब्लास्टुला इसका क्या होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, या जिसे पैरेन्काइम्यूला भी कहा जाता है।
कई बार इसको ना अलग अलग मीन्स जब इम्पॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि जो पॉरीफेरा का लार्वा है उसका क्या नाम है, और मोस्टली क्वेश्चन में आपका एम्फीब्लास्टुला से ही क्वेश्चन पिक किया जाता है। रही बात अब पॉरीफेरा के बारे में पूरी डिटेल हो गई, लार्वा हो गया, उसका रहने का तरीका हो गया, बॉडी में कौन से जो ऑर्गन्स हैं प्रेजेंट हैं या कौन से सिस्टम है जो प्रेजेंट हैं और एब्सेंट हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से उसमें डाइजेशन होता है और किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप पॉरीफेरा को हमने ये देखा। बात करें अब कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे पॉरीफेरा के, तो मेन जो बनाया ही है सबसे पहले मैं वही लिखूंगी, साइकन। दूसरा आपका होगा यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। एक्चुअली इसकी विशेषता ये है, इसे एटर्नल करके माना जाता है और वीनस फ्लावर बास्केट को जापान में लोग एज ए मैरिज के ओकेज़न पर गिफ्ट करना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा उसे उपहार माना जाता है। कहाँ पर ये मिलता है, यानी कि उपस्थिति कहाँ पर होती है? फिलीपीन, आइसलैंड ग्रुप्स जो है वहाँ पर होती है, जापान में, वेस्ट इंडीज़ में, यहाँ पर ये पाया जाता है यूप्लेक्टेला। फिर आती है बात यूस्पोंजिया, जो अदर एग्जाम्पल है। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, वो है यूस्पोंजिया। कॉमनली कहा जाता है बाथ स्पंज, बाथ स्पंज। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? साइकन, इरेज हो गया ये, साइकन, यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, कॉमन नेम ध्यान में रखेंगे। ऐसे भी पूछा जाता है कि इसका कॉमन नेम क्या है या किस पॉरीफेरा को ये इसके नाम से भी जाना जाता है। फिर कॉमन बाथ स्पंज जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यूस्पोंजिया उसका आंसर होगा और स्पॉन्जिला भी इसका एग्जाम्पल है। स्पॉन्जिला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये है हमारे पॉरीफेरा से रिलेटेड कॉमन फीचर जो लगभग सभी पॉरीफेरा में पाए जाते हैं और एग्जाम्पल हैं ही। रही बात अगर कॉमन जितने हमने एग्जाम्पल लिए उनके बारे में डिटेल चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में अगर बता देंगे तो तभी उस पर वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट जैसे भी कॉमन फीचर को हम पढ़ते जा रहे हैं फाइलम के, फ़िलहाल हम वही कंप्लीट करेंगे। अगर स्पेशली जो जैसे हमने यूप्लेक्टेला पढ़ा या हमने स्पॉन्जिला पढ़ा या यूस्पोंजिया की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इनके स्पेशल फीचर अलग अलग चाहिए तो उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट फाइलम फीचर के साथ, और आप लगातार साथ बने रहें। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।